Namaskar दोस्तों, welcome back. So today we are going to start new topic, human health and disease. Actually environment को देख के, आउटर एनवायरमेंट को देख के, आजू बाजू की कंडीशंस को देख के मेरे को ये चैप्टर स्टार्ट करते हुए बहुत ऐसे इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि ये एक तो मेरा फेवरेट टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मतलब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड। एंड दूसरी बात तो अभी अपने आजू बाजू में वही सेम कंडीशंस है जिससे हम लोग ये चैप्टर को और भी ज्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नेम से, व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज डिसीज। ह्यूमन कॉमन है, व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज डिसीज। तो WHO की गाइडलाइंस है, WHO की डेफिनेशन के हिसाब से हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ। आपको क्या लगता है हेल्थ क्या है? सिर्फ डिसीज ना होना हेल्थ है? ना। या फिर फिजिकल फिटनेस ही हेल्थ है? ना। फिजिकल फिटनेस या फिर डिसीज ना होना मतलब हेल्थ का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बनता। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हेल्थ क्या है? तो अपना फिजिकल, मेंटल एंड सोशल कंप्लीटनेस, यानी कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर फिजिकल फिटनेस तो रहना चाहिए, मेंटल फिटनेस, मेंटल स्टेबिलिटी भी रहना चाहिए, उसके साथ साथ अपना सोशल क्या बोल सकते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट में कितनी पॉजिटिविटी है, उसके ऊपर भी अपना हेल्थ डिपेंड करता है। ऑब्वियसली अपन अभी देख भी रहे हैं कि कोरोना कोविड-19 के इधर इन्फेक्शन के अंदर सोशल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि सोशल, मेंटल एंड फिजिकल, तो ये वर्क कैसे करता है, ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। सो WHO की गाइडलाइन के हिसाब से अपना डेफिनेशन बनता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल कंप्लीटनेस एंड नॉट मियरली ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। डिसीज का ना होना या फिर अनकंफर्टेबल ना होना, इट इज नॉट हेल्थ या फिर इट इज नॉट डिफाइंड एज हेल्थ, बट फिजिकल, मेंटल और सोशल कंडीशंस को भी ध्यान में लेना इतना ही इंपॉर्टेंट है। सो ये वर्क कैसे करते हैं, ये तीनों फैक्टर्स या फिर तीनों कंडीशन एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करती है। सो हम लोग देख रहे हैं, अभी एग्जांपल दूंगा मैं कोविड-19 का भी। कोविड-19 का एग्जांपल जब भी आता है सामने, हम अभी न्यूज पे देख ही रहे, तो न्यूज में जो डेथ वाला नंबर है वो अपने इधर तो समझो थाउजेंड्स में, आउटर कंट्रीज में लैक्स में, टोटल में अगर देखने जाएंगे तो वो भी लैक्स में नंबर आता है। बहुत सारे पेशेंट्स, इन्फेक्टेड पर्सन्स, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है ये डिसीज की वजह से। तो ये डिसीज ने अपने एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में, आजू बाजू के लोगों में एक डर पैदा किया है। सो ये बड़ा फैक्टर अपने इधर रोल प्ले कर रहा है कि एक डर जो कि आजू बाजू के लोगों में, डर की वजह से नाना बातें फैल रही है जो कि 100% करेक्ट नहीं है। कोविड-19 के बारे में 100% करेक्ट नहीं है। कोरोना वायरस के बारे में वो कैसे फैल रहा है, वो कैसे रहता है या फिर उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये 100% क्लियर या फिर 100% प्योर बातें हम लोग स्प्रेड नहीं कर रहे, बल्कि उसके अलावा जो निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव बातें है, वो ज्यादा फैल रही है। सो ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ के ऊपर। सोशली डर मौजूद है, उससे मेंटली भी डर आता है, यार कोविड-19 डेंजर है, अपने से अपने को खतरा है, उससे अपने को भी हो सकता है, हम लोग अगर बाहर निकल गए तो हमें भी हो सकता है, या फिर हमें भी इन्फेक्शन कॉज करके हमें भी शायद हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का तो अलग ही, क्वारंटाइन का तो अलग ही, 14 दिन अंदर रहना पड़ेगा वगैरह वगैरह। सो एक मेंटल फिटनेस को ये खराब करता है। मेंटल फिटनेस इफेक्ट करता है फिजिकल फिटनेस के ऊपर, क्योंकि साइंस के हिसाब से माइंड अगर स्टेबल हो तो बॉडी अच्छे से वर्क करती है, माइंड अगर स्टेबल ना हो तो बॉडी पे उसका इफेक्ट दिखता है। समझो आप कोई विचारों में खोए हो, आपको कोई थॉट या फिर कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, उसका आपको वहां पे भूख नहीं लगेगी, आपकी वहां पे ग्रोथ रुक जाएगी, आपके मेटाबॉलिज्म, आपका पेट का डाइजेशन, आपकी मेंटल फिटनेस ऑल ओवर सब गड़बड़ा जाती है। सो मेंटल फिटनेस डायरेक्टली अफेक्ट करती है फिजिकल फिटनेस को, और हम लोग फिजिकली अनफिट होते जाते हैं। यानी कि कोरोना वायरस अगर अपने को इन्फेक्शन कॉज नहीं भी कर सकता था, अभी वो एबल होगा कॉज करने के लिए, क्योंकि अपना हेल्थ या फिर फिजिकल फिटनेस अभी डाउन हो गया। सो ये एंटायर सिस्टम ऐसे काम करती है कि सोशल फिटनेस या फिर सोशल एनवायरनमेंट मेंटल फिटनेस को खराब करता है, मेंटल फिटनेस फिजिकल फिटनेस को खराब करती है, और फिजिकल फिटनेस खराब होने से अपने को इन्फेक्शन कॉज होने की ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं।
अभी हर टाइम वही सेम इन्फेक्शन होगा, नॉट नेसेसरी। ये डर की वजह से, ये फिजिकल अनफिटनेस की वजह से दूसरे इन्फेक्शन भी हमें कोविड-19 जैसे लगते। अभी ये समझो कि बुखार या फिर सर्दी नॉर्मली अपने को होती है, लेकिन एक टाइम पे अगर सर्दी हुई या फिर थोड़ी सी खांसी हुई तो हमें लगता है कि यार अपने को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन वगैरह हो गया। तो ये डर है, ये मेंटल फिटनेस का इफेक्ट है। सो ये ऐसा वर्क करता है। इसीलिए WHO की गाइडलाइन से ये डेफिनेशन बनता है कि कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस। सो एंटायर पूरे बॉडी को उन्होंने कवर किया है, फिजिकल, मेंटल एज वेल एज द सोशल। और ना सिर्फ उसमें उनके डेफिनेशन में ये भी आगे लिखा गया है कि ना सिर्फ डिसीज या फिर इंफॉर्मिटी मीन्स अपना बॉडी का वीकनेस, हम लोग उसे डिफाइन कर सकते हैं वीकनेस, कि अपनी बॉडी की वीकनेस इज नॉट डिसीज, इसमें ये भी फैक्टर्स आते हैं। सो हेल्थ तो हमने देख लिया, अभी आते हैं डिसीज के ऊपर, डिसीज वर्ड के ऊपर। डिसीज इट इज अ कंडीशन इन विच दीज आर अनस्टेबल। ये एक कंडीशन है, स्टेट ऑफ माइंड है या फिर स्टेट है जिसके अंदर इसमें से कोई भी एक गड़बड़ा सकता है या फिर अपनी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट दिखा सकता है। नॉट नेसेसरी हर टाइम उसके सिम्टम्स हमें दिखेंगे, नॉट नेसेसरी उसके हर टाइम इफेक्ट्स हमें दिखेंगे। सो डिसीज इट इज अ स्टेट इन विच फिजिकल, मेंटल और सोशल कंप्लीटनेस इज डिस्टर्ब। सो आप बात करते हैं हेल्थ और डिसीज के दोनों के बीच वाले फैक्टर यानी कि हाइजीन। सो हाइजीन, व्हाट इज हाइजीन? तो हम लोग जनरली बोलते हैं, अभी कोविड-19 के केस में भी हमने बहुत बार सुना है कि हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना चाहिए, सैनिटाइजेशन करना चाहिए। सो इट इज नॉट हाइजीन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हाइजीन। हाइजीन मतलब हाथ धोना या फिर फिजिकल क्लीननेस नहीं है। हाइजीन मतलब क्या है कि हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बनाए गए रूल्स, वो हर रूल्स जो हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हाइजीन, ऐसा डेफिनेशन है। सो इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी टॉपिक कि हेल्थ और हाइजीन के बारे में हमने कितने सारे इनकम्प्लीट या फिर 100% नॉट करेक्ट सेंटेंस सुने थे। 100% नॉट करेक्ट सेंटेंस हमने आजू बाजू के एनवायरमेंट में मिले थे। सो ये हाइजीन मतलब क्या है? तो हेल्थ को अच्छे रखने के लिए, हेल्थ फिट रखने के लिए जो रूल्स बनाए गए उन्हें बोलते हैं हाइजीन। एग्जांपल बोलता हूँ कि हमने बहुत बार सुना होगा हाइजीनिक फूड खाना चाहिए, हाइजीनिक फूड। सो अभी ये कंडीशन को देखते हुए हाइजीनिक फूड मतलब साफ सुथरा फूड खाना चाहिए। साफ सुथरे फूड में तो चाइनीज फास्ट फूड वगैरह भी आता है। तो फास्ट फूड अगर साफ सुथरा है तो क्या वो हाइजीनिक है? नो, क्योंकि उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है जो अपने को, अपने बॉडी को हेल्पफुल है या फिर अपने बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। सो ऐसा खाना जो साफ सुथरा भी हो और जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन भी होता हो बॉडी को, जितना जरूरी है उतना ही, इसे बोलते हैं हाइजीनिक फूड। सो हाइजीनिक फूड का मतलब ओनली साफ सुथरा फूड नहीं है, तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जो कि पैरामीटर्स आते हैं, जो कि वो फूड ने कंप्लीट करने चाहिए। घर का खाना इट इज मोस्ट हाइजीनिक फूड, क्योंकि अभी अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से जो भी फूड हम लोग, रेसिपीज हम लोग बना रहे हैं, वो पहले के जमाने से बनती आ रही है, और जो प्रॉपरली उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह है जो अपने हेल्थ के हिसाब से सेटेड है, उसको अगर हम लोग छेड़छाड़ करते हैं तो दूसरे दिन अपने को उसकी इफेक्ट्स दिखते हैं। सो हाइजीनिक फूड या फिर हाइजीन का ये मतलब निकलता है कि हेल्थ को अच्छे रखने के लिए जो रूल्स बनाए गए उन्हें बोलते हैं हाइजीन। सो डिसीज का एक छोटा सा पार्ट अपने चैप्टर में दिया गया है। सो हर टाइम डिसीज, मैंने बोला कि जैसे बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन से ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उनके बारे में जानना या फिर डिसीज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। सो इंफॉर्मेशन के पहले में हेल्थ कैसे मेंटेन होती है अपनी खुद से बॉडी के अंदर। सो जो डिसीज को दूर रखती है अपनी बॉडी, वो सिस्टम को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम यानी अपनी बॉडी की डिफेंस सिस्टम है जो अपने बॉडी को इन्फेक्शन या फिर ऐसे डिसीज वाली कंडीशन होने नहीं देती। सो इसके अगेंस्ट जो डिसीज कंडीशन है, वो डिसीज कंडीशन अपने बॉडी के अंदर क्यों आती है? क्योंकि बाहर के फैक्टर्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स। अभी मैंने एक वर्ड बताया कि फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब क्या? कि जो भी मटेरियल, जो भी पार्टिकल बाहर से अपने बॉडी के अंदर आ रहा है, उससे बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल्स। सो पार्टिकल
बॉडी के अंदर आता है, अपनी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, दिस इज कॉल्ड एज डिसीज। फिर दिस इज सिमिलर कंडीशन ऑफ डिसीज कि अपने बॉडी को डिस्टर्ब किया, अपने मेटाबॉलिक कंडीशंस को डिस्टर्ब किया, जो कि अनवांटेड इफेक्ट्स की और अपने को दर्शाता है, अनवांटेड इफेक्ट्स अपने को दिखाता है। सो वो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलनेस या फिर डिसीज। सो वो कंडीशंस क्यों आती है, कैसे आती है, उसका ट्रांसफर कैसे होता है, सो एक एक करके डिसीज आगे अपने को बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं इम्यून सिस्टम। सो इम्यून सिस्टम इज व्हाट? इम्यून सिस्टम अपने बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इतना तो पता है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं इम्यून सिस्टम से। सो इम्यून सिस्टम बेसिकली अपने बॉडी का अंदर का डिफेंस सिस्टम है जो अपने बॉडी को डिजीज या फिर डैमेज कंडीशन से बचाता है। सो इम्यून सिस्टम का स्टडी को बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ immune system and responses created by immune system. So इसका प्रॉपर डेफिनेशन ये है। So immune system के बारे में जानने से पहले उसका डिस्कवरी या फिर उसका इनिशिएशन कहाँ से हुआ वो जानना भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। So इम्यून सिस्टम के बारे में लोगों को तब पता चला जब फर्स्ट वैक्सीन आया, जो कि एडवर्ड जेनर ने निकाला था स्मॉल पॉक्स के। एडवर्ड जेनर ने देखा था कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के अंदर वो डिसीज नहीं फैल रहा था और वो पर्टिकुलर ग्रुप कैटल्स के ज्यादा रिलेशन में था या फिर कैटल्स के साथ काम करने वाला था, जैसे कि दूध निकालना, उनकी परवरिश करना, उन्हें वॉश करना वगैरह वगैरह। सो वो कैटल्स के साथ अगर रहते थे तो उनको ये डिसीज नहीं हो रहा था। ये बात एडवर्ड जेनर ने नोटिस की। उन्होंने जब उनके बारे में और जानने की कोशिश की तब उन्हें पता चला कि उनके शरीर पर या फिर हाथ पर पर्टिकुलरली कुछ तो फोड़ी जैसा या फिर इन्फेक्शन जैसा लग रहा था, जो कि था काउ पॉक्स का। जो दूध निकालते टाइम पे उन्हें वो जो सॉल्यूशन या फिर पस काउ का निकल के उनके हाथ पे लग रहा था, वो पस उनको इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। थोड़ा सा डिफरेंट इन्फेक्शन था जो कि बाद में एस्टेब्लिश हुआ काउ पॉक्स के नाम से। लेकिन उन्होंने देखा कि वो काउ पॉक्स की वजह से स्मॉल पॉक्स का डिसीज उनमें नहीं हो रहा। तो इसी तरह काउ पॉक्स का पस वैक्सीन बना स्मॉल पॉक्स का। सो ये पस उसने जो स्मॉल पॉक्स वाला पर्सन था उन्हें लगा के देखा तो उनका इन्फेक्शन क्लियर हो रहा था या फिर उनका इन्फेक्शन अभी नहीं हो रहा था स्मॉल पॉक्स का। सो इसी के बाद उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि ये दिस इज द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स, कि ये स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है, इसको लगाने के बाद स्मॉल पॉक्स डिसीज नहीं होता। सो ये बॉडी का खेल था, इम्यून सिस्टम का खेल था। सो इम्यून सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, टाइप्स आते हैं। सो फर्स्ट वन अपना जानना जरूरी है। इम्यून सिस्टम को जानने से पहले इम्यून सिस्टम के वर्ड्स या फिर इम्यून सिस्टम के टर्मिनोलॉजी को जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन। Antigen. What is antigen? So antigen is a foreign particle which is come in a body from outside. बाहर की एनवायरमेंट से बॉडी के अंदर आने वाला पार्टिकल जिसे बोलते हैं एंटीजन। तो ये कोई भी पार्टिकल हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर कोई सॉइल का पार्टिकल या फिर कोई केमिकल पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है जो कि बाहर से अपने बॉडी के अंदर आता है, उसे बोला जाता है एंटीजन। सो एंटीजन के बेसिकली दो टाइप पड़ते हैं। बाहर से आ रहा है लेकिन उसके अंदर भी दो टाइप है, एक सेल्फ एंटीजन और एक नॉन सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। उसके वर्डिंग पे ही उसका मीनिंग है कि सेल्फ एंटीजन मींस अपने ही बॉडी का या फिर अपनी बॉडी पार्ट्स का कोई पार्टिकल या फिर अपनी बॉडी का कुछ पार्टिकल अगर अपने बॉडी के अंदर डिटेक्ट होता है तो उसे बोलते हैं सेल्फ एंटीजन। एंड जो ट्रूली बाहर से आया है और अपने बॉडी का नहीं है उसे बोलते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन। सो एंटीजन जो इन्फेक्शन कॉज करता है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट या फिर एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करने वाला पार्टिकल जिसे बोला जाता है एंटीबॉडी। इन्फेक्शन के अगेंस्ट या फिर एंटीजन के अगेंस्ट काम करने वाले बॉडी के सिंथेसाइज्ड पार्टिकल, यानी कि बॉडी जिन पार्टिकल को बनाती है एंटीजन के अगेंस्ट काम करने के लिए, उन्हें बोला जाता है एंटीबॉडी। सो बेसिकली इम्यून सिस्टम इज अ डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। सो इम्यून सिस्टम के ओरिजिन के अकॉर्डिंग एंड उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग उसके दो टाइप्स पड़ते हैं। एक है इनेट इम्यून सिस्टम, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम।
इन्नेट इम्यून सिस्टम को इनबॉर्न इम्यून सिस्टम भी बोला जाता है, यानी कि जो अपने बॉडी के जन्मने के साथ साथ वो भी अपने साथ आ जाता है, जो कि अपने अंदर पहले से मौजूद होता है, उसे बोलते हैं इन्नेट और इनबॉर्न इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। और जो बाद में आता है अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। बेसिकली डिफरेंस ये है कि इन्नेट इम्यूनिटी एक फिजिकल या फिर एक बैरियर की तरह, प्राइमरी बैरियर की तरह वर्क करता है। वो कैसे? तो समझो एक हाथ एंटीजन, एक हाथ बाहर का पार्टिकल अगर अपने बॉडी के अंदर आ रहा है, तो या तो उसे पहले ही रोका जाता है बॉडी के अंदर आने से, या फिर गलती से आ ही गया तो उसे प्राइमरी इम्यून सिस्टम वहीं पे स्टॉप कर देती है, इन्फेक्शन कॉज करने से या फिर कोई भी गड़बड़ करने से उसे स्टॉप कर देती है। सो ये काम है इन्नेट इम्यून सिस्टम का, एक एज अ प्राइमरी डिफेंस सिस्टम, प्राइमरी बैरियर। और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या है? अगर कोई पार्टिकल या फिर एंटीजन या फिर कोई बैक्टीरिया इननेट अपना प्राइमरी बैरियर को क्रॉस करके अगर बॉडी के अंदर आता है और इन्फेक्शन कॉज करता है, तो वो इन्फेक्शन को क्योर करके उस बैक्टीरिया को किल करने का काम एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम करता है। इननेट इम्यून सिस्टम को नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि ये कोई भी एंटीजन या फिर कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी टाइप के इन्फेक्शन को स्पेसिफिक नहीं रहता कि ये इन्फेक्शन होगा तो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, नहीं। लेकिन एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोला जाता है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो ही वो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और तो ही उसके ऊपर अपने डिफेंस का असर दिखाएगा या फिर उसको क्योर करेगा। सो डिसीज के अकॉर्डिंग एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वर्क करता है। और इन्नेट इम्यूनिटी हर एक एंटीजन, हर एक पार्टिकल जो कि बाहर से अंदर आ रहा है उसके ऊपर वर्क करेगा। So innate immunity is inborn immunity, non-specific immunity, and acquired immunity is specific immunity. So आगे हम लोग एक के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। So first one is innate immunity. Innate immunity के अंदर physical barriers है most of, जैसे कि अपने skin, यानी कि हम लोग बोलते हैं epithelial membrane, and अपने blood cells, उसके बाद आते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर, उसके बाद आते हैं बॉडी का pH, मतलब ब्लड का pH। So ये एक फिजिकल बैरियर की तरफ है या फिर केमिकल बैरियर की तरफ यूज होते हैं, या फिर जो कि बाहर के पार्टिकल को एक डिफेंस की तरह या फिर एक बैरियर की तरह रेस्ट्रिक्ट करते हैं अंदर आने से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन के ऊपर हम लोग देखेंगे, स्किन आते हैं एपिथेलियल मेम्ब्रेन के अंदर, एपिथेलियल लेयर के अंदर। सो बाहर के साइड में जो स्किन है उसके अंदर ऑलरेडी एंटीमाइक्रोबियल, बैक्टीरियोसिडल और फंगिसिडल कैरेक्टर्स है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाला, फंगस को किल करने वाला जो एक्टिविटी ये बाहर से बॉडी की स्किन के ऊपर जो स्वेटिंग भी होता है अपना पसीना, उसके अंदर क्या अगर अपने को पता है कि उसके अंदर सॉल्ट का प्रेजेंस है बहुत सारा, तो वो सॉल्ट भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की तरह वहां पे यूज होता है, बैक्टीरिया को वहां पे ग्रो करने नहीं देता ज्यादा। सो एक फिजिकल फर्स्ट बैरियर अपना स्किन है, और स्किन के अंदर की वो स्वेट ग्लैंड या फिर स्वेट। उसी के साथ साथ अगर अपन गौर से देखें तो अपने अंदर ऑयली सब्सटेंस भी है, जिसे बोलते हैं, जो सीक्रेट करते हैं वो ग्लैंड को बोलते हैं सीबेशियस ग्लैंड, जो 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था। तो सीबेशियस ग्लैंड ऑयली सब्सटेंस को, हायर मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड्स को स्किन के ऊपर सीक्रेट करते हैं। वो भी एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की तरफ भी काम करता है, जो कि बैक्टीरिया को या फिर फंगस को अपने स्किन के ऊपर ज्यादा देर तक ग्रो नहीं करने देता, उन्हें तुरंत ही किल कर देता है और क्लियर कर देता है। सो ऐसे फर्स्ट अपना बैरियर होता है एपिथेलियल मेम्ब्रेन, और एपिथेलियल मेम्ब्रेन के अंदर फर्स्ट बैरियर है स्किन। इसी के साथ साथ अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अपने नजल कैविटी के अंदर, अपने मुंह के अंदर थोड़ा सा म्यूकस या फिर थोड़ा सा चिपचिपा एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, इसे म्यूकस भी बोला जाता है, म्यूकस ही बोला जाता है। सो म्यूकस भी एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, एंटीमाइक्रोबियल कैरेक्टर कैरी करता है, जो कि अंदर आने वाला हर एक पार्टिकल, अगर बैक्टीरिया या फिर फंगस का कोई पार्टिकल होगा तो उसे किल करने का काम उसे अपने एंटर करते ही वो स्टार्ट कर देता है। सो उसके अंदर भी, अपना सलाइवा के अंदर भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, जो खाने के साथ साथ बैक्टीरिया या फिर कोई भी पार्टिकल अगर अंदर जा रहा है तो उसे किल करने का काम सलाइवा के अंदर से स्टार्ट हो जाता है। उसी के साथ साथ अपने स्किन के ऊपर के हेयर्स,
अभी हम लोग इपिथेलियल मेम्ब्रेन का ही चल रहा है, उसके ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं। इपिथेलियल मेम्ब्रेन के ऊपर स्टार्टिंग में देखा स्किन, स्वेट, सेबेसियस ग्लैंड का ऑयली सब्सटेंस, फैटी एसिड सब्सटेंस। उसके बाद में हमने देखा म्यूकस एंड देन उसके बाद में आते हैं हेयर्स, हेयर लाइन। तो हर एक अपने स्किन के ऊपर हेयर लाइंस आते हैं, तो हेयर लाइंस भी अपने बॉडी को प्राइमरी डिफेंस की तरह यूज होते हैं। वो बैक्टीरिया को डायरेक्टली स्किन कांटेक्ट से बचाते हैं। ये तो स्किन की बात हुई, लेकिन अगर कान या फिर नाक की कैविटी में हम लोग देखें तो वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो अंदर एयर अंदर जाती है, तो एयर को अंदर जाते टाइम पे उसे फिल्ट्रेशन का छोटे पार्टिकल्स जो यानी कि मिट्टी के कण वगैरह जो कि एयर के साथ साथ पोल्यूटेंट एयर के साथ साथ मिक्स है, उन्हें प्राइमरी फिल्ट्रेशन करने का काम वो नजल कैविटी के अंदर के हेयर्स करते हैं। वो हेयर्स आगे जाके म्यूकस मेम्ब्रेन में भी वही एक्शन होता है फिल्ट्रेशन का। जो भी पार्टिकल्स रहेंगे छोटे बड़े, उन्हें रोकने का काम अपने ये अंदर जाने वाले ट्रैक के अंदर के हेयर्स और म्यूकस कर देता है। अभी उसी के साथ साथ अगर हम लोग गौर करेंगे, अगर छोटा पार्टिकल गलती से अंदर जा भी जाता है, गलती से नजल कैविटी से या फिर मुंह के अंदर से अंदर जाता है, तो एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कफिंग, खांसना। तो खांसना एक रिफ्लेक्स एक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि अंदर गया माइक्रोबियल एजेंट या फिर अंदर गया पार्टिकल को बाहर फेंकने के लिए जोर से हवा लंग्स के थ्रू बाहर आती है, नजल कैविटी और मुंह दोनों से। तो खांसते समय पे हम लोग मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स ऐसे डायरेक्टली बाहर फेंक रहे होते हैं, जो कि अंदर का लोड बाहर कर रहे होते हैं, अंदर का माइक्रोबियल लोड बाहर कर रहे होते हैं। सो इट इज एन बेसिक या फिर एक इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसके मदद से हम लोग अपने अंदर के माइक्रोब्स को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कफिंग से अपने अंदर के माइक्रोब्स बाहर निकल जाए। सो कफिंग बैडली या फिर बोल सकते हैं कि अनलकीली कफिंग एक ट्रांसफर का एक मीडियम भी बन जाता है। यानी कि हम लोग अगर खांसते और अपने मुंह के ऊपर कोई रुमाल या फिर कोई भी हाथ नहीं रखते, टॉवल नहीं रखते, तो अपने खांसने के साथ साथ जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं उसमें से मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं, या तो एयर में ट्रांसफर होकर दूसरे को इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सो कफिंग इज एन रिफ्लेक्स एक्शन which reduces the inner microbial load in our body। ये कफिंग का एक्शन स्टार्ट होता है डायरेक्टली थ्रू लंग्स के विंड पाइप के ऊपर अगर कोई भी पार्टिकल डिटेक्ट होता है या फिर कोई भी पार्टिकल अंदर गया ऐसा से लगता है, तो वो कफिंग एक्शन में हमें बाहर निकालने के लिए वो जोर से हवा बाहर फेंकता है। सो फर्स्ट वन इज अपना एपिथेलियल मेम्ब्रेन। एपिथेलियल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे हो गए, स्किन, स्वेट, सेबेसियस ग्लैंड, उसी के साथ साथ हेयर लाइन, म्यूकस एंड देन ये रिफ्लेक्स। थर्ड वन इज सेलुलर एक्शन, जो कि कॉमन सेल्स फाउंड होते हैं लंग्स में, लिवर में और ऑल ओवर द बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो सेल्स है फैगोसाइटिक सेल और नेचुरल किलर सेल। अभी उनको फैगोसाइटिक सेल क्यों बोला जाता है, तो उनका मोड ऑफ एक्शन ही ऐसा है, तो वो एक्शन को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस बेसिकली वो अमीबॉइड स्ट्रक्चर के सेल होते हैं। अगर उनको कोई पार्टिकल डिटेक्ट होता है जो बाहर से आया है, जो नॉन सेल्फ एंटीजन है फिर नॉन सेल्फ पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल को एंगल्फ कर देते हैं थ्रू अमीबॉइड एक्शन एंड अंदर के अंदर ही उसे किल कर देते हैं या फिर ब्रेक कर देते हैं। इस एक्शन को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और वो टाइप के सेल को नाम है फैगोसाइटिक सेल और नेचुरल किलर सेल। ये जो दो टाइप के सेल है, ये जो दो सेल्स है बॉडी के अंदर कॉमनली प्रेजेंट रहते हैं, स्किन के अंदर, स्किन के एपिथेलियल मेम्ब्रेन के अंदर, लंग्स के अंदर, लिवर के अंदर, जो कि बाहर से अंदर आने वाले पार्टिकल्स को, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो थर्ड वन इज बॉडी टेम्परेचर, फोर्थ वन इज बॉडी टेम्परेचर, सॉरी। सो बॉडी टेम्परेचर भी एक बैरियर की तरह एक्ट होता है अपने बॉडी के अंदर। सो बॉडी टेम्परेचर बेसिकली अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अनलकीली हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैन ग्रो अंडर दिस टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। बैक्टीरिया के लिए, बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। बट जब भी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स का डिटेक्शन होता है, बैक्टीरिया का डिटेक्शन होता है, तो अपना बॉडी का टेम्परेचर सडनली बढ़ जाता है, रेज होता है। वो कब तक कितना रेज होता है, वो अंदर आने वाले पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है। यानी कि अगर कम माइक्रोब्स या फिर कम पार्टिकल्स डिटेक्ट हुए तो
टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, ज्यादा पार्टिकल इंडेक्स होते हैं वो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है अप टू 41 टू 40 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस। सो उसे हम लोग लो फीवर, माइल्ड फीवर और हाई फीवर के मतलब उसमें कंपेयर भी कर सकते हैं या फिर उसको डिवाइड भी होता है। सो टेम्परेचर बेसिकली एक्ट्स एज अ प्राइमरी बैरियर, जो कि 37 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर जितना भी टेम्परेचर बढ़ता है वो माइक्रोब्स के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है। तो हार्मफुल कंडीशंस के अंदर वो माइक्रोब मरने लग जाते हैं या फिर उनका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। तो दोनों एक्शन से माइक्रोब्स का नंबर कम हो जाता है। सो इस तरह से बॉडी टेम्परेचर वर्क करता है। जब भी बाहर का पार्टिकल बॉडी के अंदर आ रहा है और बॉडी को डिटेक्ट हो रहा है कि कुछ तो अंदर आया है प्राइमरी बैरियर को क्रॉस करके, सो बॉडी अपना टेम्परेचर रेज कर जाती है। सो अपने मोस्ट ऑफ द डिसीजेस के अंदर, मोस्ट ऑफ द कॉमन इन्फेक्शंस के अंदर देखा होगा, कुछ भी हो जाए आपका बॉडी का टेम्परेचर फर्स्ट रेज होता है, यानी कि अपना बॉडी उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, जिसे हम बोलते हैं बुखार। तो बुखार इट इज नॉट एन डिसीज या फिर इट इज नॉट एन इन्फेक्शन। बुखार कोई भी डिसीज या फिर रोग नहीं है। तो ये अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम का एक एक्शन है जो कि अंदर आए हुए पार्टिकल्स को या फिर बैक्टीरिया को या फिर कोई भी सेल्स को किल करने के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है। सो बॉडी टेम्परेचर, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी टेम्परेचर अंदर आए हुए पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग रेज होता है। ज्यादा पार्टिकल्स लेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर होता है, कम पार्टिकल्स लेंगे तो कम टेम्परेचर बढ़ता है। सो उसके अंदर भी 3 ग्रुप आते हैं, माइल्ड फीवर, लो फीवर, माइल्ड फीवर एंड देन हाई फीवर। फिफ्थ वन इज acute phase proteins। तो ये एक टाइप की प्रोटीन्स है जो बॉडी के ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो उनका एक्शन ऐसे होता है कि जब भी बॉडी को कहीं पे डैमेज होता है, बॉडी का ब्लड तक जो भी डैमेज होता है, सो ब्लड के थ्रू वहां पे सडनली ये प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। प्लाज्मा के अंदर बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर। सो जब भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या फिर डैमेज उन्हें डिटेक्ट होता है तो वो अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं और उनके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि वहां जाकर बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स जो कि अंदर आए हैं उन्हें किल करने का काम करते हैं। सो इस तरह से इननेट इम्यूनिटी के अंदर 5 टाइप के बैरियर्स हमने देखे। एपिथेलियल मेम्ब्रेन के अंदर हमने देखा स्किन, म्यूकस, स्वेट, सेबेसियस ग्लैंड, हेयर लाइंस वगैरह वगैरह की, जो कि फर्स्ट बैरियर की तरह एक्ट होते हैं, जो कि माइक्रोब्स को अंदर आने से रोकते हैं। सेकेंड वन इज ब्लड के अंदर भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रहते हैं जो कि माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देते। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच एंड देन एंटी माइक्रोबियल सेल्स। देन थर्ड वन इज सेलुलर एक्शन। सेलुलर एक्शन के अंदर 2 टाइप के सेल्स हमने देखे, फाइगोसाइटिक सेल एंड नेचुरल किलर सेल। उनका एक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस, डायरेक्टली एंगल्फ करके अंदर के अंदर उसको किल कर देना। सो एक्शन को बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस और वो टाइप के सेल्स 2 एग्जांपल, फाइगोसाइटिक सेल एंड नेचुरल किलर सेल। देन फोर्थ वन इज बॉडी टेम्परेचर, जिसे हम लोग बोलते हैं बुखार या फिर फीवर, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस से अबव बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू एंट्री ऑफ पैथोजन, एंट्री ऑफ पार्टिकल। फिफ्थ वन इज एक्यूट फेज प्रोटीन्स, जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स है जो कि माइक्रोब्स के लिए हार्मफुल है या फिर माइक्रोब्स के लिए माइक्रोब्स को मारने का काम, किल करने का काम करते हैं। सो ये था इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यून सिस्टम, जो कि एक प्राइमरी बैरियर है। ये सब मिलकर माइक्रोब्स को अंदर आने से रोकते, पार्टिकल्स को अंदर आने से रोकते, और अगर गलती से अंदर आ भी गया तो उसे फर्स्ट बैरियर या फिर फर्स्ट एक्शन थ्रू उसे किल करने का या फिर रोकने का काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम है, उसे एक स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम ही बोला जाता है, जो कि इन्फेक्शन होने के बाद एक्टिविटी दिखाता है। मतलब कि अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पार्टिकल अगर अंदर आके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो इन्फेक्शन कॉज करने के बाद वो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो इन्फेक्शन को क्योर करके वो माइक्रोब्स को या फिर जो भी इन्फेक्शियस एजेंट अपने अंदर आया है वो उसके खिलाफ या फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने का काम एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बेसिकली हमने देखा कि स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। सो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है, जैसे कि फर्स्ट वाला
स्पेसिफिसिटी, ये फीचर्स है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. सो फर्स्ट वन इज स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी मींस कि जो अंदर आने वाला बैक्टीरिया, जो भी अंदर आने वाला माइक्रोब्स या फिर एंटीजन, वो स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट वो एक्शन क्रिएट करता है, यानी कि एंटीबॉडीज प्रिपेयर करता है, इसीलिए स्पेसिफिक एक्शन क्रिएट होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी. सेकंड वन इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मींस डाइवर्स टाइप ऑफ माइक्रोब्स जब भी इन्फेक्शन कर रहे होते हैं या फिर अलग अलग टाइप के माइक्रोब के लिए अलग अलग डिफेंस, अलग अलग एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने का काम एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम करती है, इसलिए उसके अंदर डाइवर्सिटी भी है, यानी कि स्पेसिफिक माइक्रोब्स के लिए ही नहीं बनी. तो हालांकि कोई भी माइक्रोब अगर अंदर आता है तो उसके अकॉर्डिंग उसके एंटीबॉडीज अपने बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो सेकंड वन उसका फीचर है डाइवर्सिटी. थर्ड वन इज डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन. सो ये फर्स्ट एक्शन ऐसा क्रिएट होता है जिसके अंदर सेल्फ और नॉन सेल्फ पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट किया जाता है, यानी कि पार्टिकल को पहले देखा जाता है, अंदर आने वाले पार्टिकल को, या ये पार्टिकल या फिर ये कोई भी अगर अंदर आ रहा है तो ये अपना है या अपनी सेल है या फिर बाहर का पार्टिकल है या फिर बाहर का सेल है. तो ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिफरेंशिएशन ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ही चेक होता है. सो थर्ड वन इज डिफरेंशिएशन between self and non-self. So differentiation between self and non-self का हम भी acquired immunity करते हैं. And last one is memory. Memory ये की बहुत important feature है ये सिस्टम का, कि जो भी इन्फेक्शन कॉज होता है, जो भी एंटीबॉडीज ये प्रिपेयर करती है, तो उसका एक डाटा अपने बॉडी के अंदर वो सेव रखती है, उसका एक इंफॉर्मेशन अपने बॉडी के अंदर वो सेव रखती है, ताकि अगर वो इन्फेक्शन दोबारा बॉडी को होता है या फिर बॉडी के अंदर दोबारा वो माइक्रोब्स अंदर आ रहे हैं, तो उस एक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब लास्ट टाइम जैसे एक्शन किया था वैसा ही एक्शन वो फिर से क्रिएट कर देती है, और वो टाइम पे ज्यादा एक्शन क्रिएट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेती. सो फास्ट एक्शन हो जाता है क्योंकि उसका मेमोरी वहां पे स्टोर होता है. सो ये है फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. सो बेसिकली एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन होने के बाद क्रिएट होता है. इन्फेक्शन किस टाइप के बैक्टीरिया ने किया है, किस टाइप के माइक्रोब्स ने किया है, एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने का काम करती है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. सो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के वर्किंग के हिसाब से, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के ओरिजिन के हिसाब से उसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है बेसिकली. एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव. एक्टिव और पैसिव ऐसे दो टाइप के एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है अपने बॉडी के अंदर. सो डिफरेंस क्या है, समझो एक इन्फेक्शन अपने बॉडी के अंदर हो रहा है और अपनी बॉडी उसको एक्टिव रिस्पांस क्रिएट कर रही है, तो उसे बोलेंगे हम लोग एक्टिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या फिर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. और दूसरा पैसिव, जो कि बाहर से कुछ एंटीबॉडीज या फिर डिफेंस मैकेनिज्म अपने बॉडी के अंदर आ रही है या फिर ला रहा है, जिसके अंदर बॉडी को कोई भी एक्शन करने की जरूरत नहीं होती. एग्जांपल, एंटीबॉडीज जो कि बॉडी प्रिपेयर करती है वो है एक्वायर्ड, एक्टिव एक्वायर्ड, और एंटीबॉडीज जो कि बाहर से अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो एंटीबॉडीज ही डाल रहे हैं मतलब एक्वायर्ड है, जो इननेट नहीं है. सो एंटीबॉडीज डाल रहे हैं और बाहर से डाल रही है, बॉडी को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, सो वो पैसिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होती है. ऐसा बेसिकली डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव के अंदर. फिर से एक बार समझाता हूं कि एक्टिव के अंदर बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, पैसिव के अंदर एंटीबॉडीज बाहर से बॉडी के अंदर आ रहे हैं, बॉडी वो क्रिएट नहीं कर रहे. सो दोनों के अंदर दो टाइप्स आते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल. सो हम लोग वो एक एग्जाम की तरफ से देख रहे हैं. एक्टिव नेचुरल के अंदर, एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम मतलब क्या, कि नेचुरली इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, नेचुरली एंटीजन अंदर आ रहा है, नेचुरली एक्टिव अपने एक्वायर्ड सिस्टम अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर रही है, यानी कि सब कुछ नेचुरली हो रहा है, एंटीबॉडीज भी प्रिपेयर कर रही है, बॉडी की एक्टिविटी भी वहां पे हो रही है. सो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यून सिस्टम. देन सेकंड वन इज आर्टिफिशियल.
आर्टिफिशियली एंटीजन हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब वैक्सीन के फॉर्म है। वैक्सीन क्या है? बेसिकली एंटीजन का इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। सो एंटीजन को हम लोग अगर आर्टिफिशियली जानबूझकर बॉडी के अंदर घुसते हैं तो वो बॉडी अपनी उसको नेचुरली एक्टिविटी दिखाती है या फिर अपना एक्शन दिखाती है। सो सिर्फ एंटीजन बाहर से हमने डाला इसलिए आर्टिफिशियल, और बॉडी ने एक्टिव रिस्पॉन्स दिया इसलिए एक्वायर्ड एक्टिव। दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यून सिस्टम, जिसके अंदर वैक्सीनेशन या फिर कोई भी एंटीजन आर्टिफिशियली डाला जाता है और अपनी बॉडी उसको एक्टिव रिस्पॉन्स देती है। सेकंड वन, अभी सेकंड टाइप के अंदर पैसिव के अंदर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल के अंदर। अभी समझ लो पैसिव के अंदर एंटीबॉडीज बाहर से आ रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, बॉडी को वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सो नेचुरल पैसिव इम्यून सिस्टम के अंदर मदर के थ्रू अपने बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज आते हैं वाया मिल्क या फिर वाया प्लासेंटा, सो वो एंटीबॉडीज अपने अंदर आ रहे हैं, अपनी बॉडी को वो प्रिपेयर नहीं कर रही, इसलिए उसे बोला जाता है पैसिव। लेकिन नेचुरली हो रहा है, उसे जानबूझ के थोड़ी डाल रहे हैं या फिर इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ी डाल रहे हैं। सो नेचुरली हो रहा है इसलिए नेचुरल, और अपनी बॉडी क्रिएट नहीं कर रही इसलिए पैसिव। सो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि मदर के थ्रू अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज आते हैं वाया मिल्क और वाया प्लासेंटा। देन आर्टिफिशियल के अंदर डायरेक्टली हम लोग एंटीबॉडीज जो कि बॉडी के बाहर प्रिपेयर किए गए, सिंथेसिस किया गया, जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, जो उसके अंदर एक बेसिक टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो जो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज को बॉडी के बाहर प्रिपेयर करके आर्टिफिशियली, जिसे बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बॉडी के बाहर एंटीबॉडीज का प्रिपरेशन होता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का। सो एंटीबॉडीज बॉडी के बाहर प्रिपेयर हो रहे हैं और वो डायरेक्टली एंटीबॉडीज और बॉडी के अंदर हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो ऐसा कब करते हैं? तो जब भी अपनी इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाती है, इम्यून सिस्टम अपना एक्शन नहीं क्रिएट कर पाती, इम्यून सिस्टम अपना डिफेंस नहीं कर पाती, तो वो कंडीशन में एंटीबॉडीज को हम लोग बाहर से इंसर्ट करते हैं। सो एंटीबॉडीज बाहर से इंसर्ट हो रहे हैं, इसीलिए उसे बोला जा रहा है पैसिव, बॉडी प्रिपेयर नहीं करी, और वो आर्टिफिशियली हम लोग कर रहे हैं इसलिए आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो ये थे बेसिक टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज इम्यूनिटी व्हिच इज क्रिएटेड आफ्टर द इन्फेक्शन, और वो उसके चार हमने फीचर्स भी देखे, स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिफरेंशिएशन एंड मेमोरी। उसके बाद में उसके एक्शन के अकॉर्डिंग दो टाइप्स हमने बेसिकली उसको डिवाइड किया दो क्लासेस में, एक्टिव और पैसिव। सो एक्टिव के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एक्टिव और पैसिव के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? तो एक्टिव यानी कि अपनी बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रिपेयर करेगी, और पैसिव जो कि अपनी बॉडी से एंटीबॉडीज प्रिपेयर नहीं हो रहे, वो बाहर से बॉडी के अंदर आ रहे हैं। सो वो एक्टिव के अंदर दो टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर नॉर्मली इन्फेक्शन हो रहा है, एंटीजन बाहर से नेचुरली आ रहा है और अपनी बॉडी उसको एक्शन क्रिएट करके एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर रही है, मतलब कि नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल, एंटीजन को हम लोग जानबूझकर बॉडी के अंदर डाल रहे हैं ताकि एंटीबॉडीज प्रिपेयर करे अपनी बॉडी। सो उसे बोला जाता है वैक्सीन। सो वैक्सीनेशन के एक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। देन पैसिव इम्यूनिटी के अंदर दो टाइप्स आते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पैसिव इम्यूनिटी मतलब कि एंटीबॉडीज अपने बॉडी के बाहर से अपने बॉडी के अंदर डाला जा रहा है, मतलब बॉडी वहां पे एंटीबॉडीज प्रिपेयर नहीं कर रही है। सो नेचुरल के अंदर उसका टाइप आता है मदर के थ्रू अपने अंदर जो भी एंटीबॉडीज आती है वाया मिल्क और प्लासेंटा, सो उसे बोलते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और सेकंड वन इज आर्टिफिशियल, कि जो कंडीशन में अपनी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर पाती, एंटीबॉडीज नहीं क्रिएट कर पाती, वो कंडीशन में बॉडी को सपोर्ट के लिए एंटीबॉडीज बाहर से, आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज बाहर से इंजेक्ट किए जाते हैं। सो वो केस में हम लोग उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो एंटीबॉडीज बनने के प्रोसेस को नाम है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द फेमस टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इन सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। सो ये था एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के क्लासिफिकेशन।